बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो पौड़ी से मिल रही है, जहां बीरोखाल में देर रात 2 मज़ारे एक मंदिर तोड़ा गया है। सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था और साथ ही कल राजाजी पार्क में भी तोड़ी गई थी 11 मज़ारे। प्रदेश भर में अब तक कई मज़ारे तोड़ी जा चुकी हैं। अवैध रूप से बनी 401 मज़ारे, 42 मंदिर को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देर रात की तस्वीरें पौड़ी से, जहां पर देर रात एक बार फिर से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजा और जो अवैध मज़ारें बना रखी थी उन पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और मज़ारों और मंदिर को ध्वस्त किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजाजी पार्क में कल भी 11 मज़ारें तोड़ी गई थी और ये देर रात की तस्वीरें जब एक मंदिर तोड़ा गया और 2 मज़ारों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड की धामी सरकार का बुलडोजर अवैध मज़ारों पर गरज रहा है और अब राजाजी पार्क में भी बुलडोजर चलाया गया। राजाजी पार्क के अंदर बनी 11 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। यहां वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से मज़ार बनाई गई थी और राजाजी पार्क के अंदर ऐसे ही 11 मज़ारों को तोड़ा गया। राजाजी पार्क की 5 रेंज में ये एक्शन हुआ है। इससे पहले लगातार अवैध मज़ारें तोड़ी जा रही हैं। कॉर्बेट पार्क के साथ ही अन्य जगहों पर भी अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब राजाजी पार्क के अंदर 11 अवैध मज़ारें यहां पर बनाई गई थी, अवैध रूप से कब्जा करके जिनको ध्वस्त किया गया। अवैध मज़ारों पर भी लगातार एक्शन जारी है और आज अतिक्रमण हटाने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण से पूरी तरह से मुक्त भी करा दिया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों धर्म स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत 370 मज़ारों और 45 के आसपास मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को तो पूरी तरह धार्मिक अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। यहाँ गुरुवार सुबह ढेला और मोर घाटी रेंज में 2 मज़ार और 1 मंदिर को ध्वस्त करने के साथ ही कुल 14 मज़ारों और 4 मंदिर हटाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चल रही है यहाँ पे। इसी क्रम में भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो भी धार्मिक अवस्थापना है उनको नोटिस जारी करते हुए कॉर्बेट में जितनी भी ऐसी धार्मिक अवस्थापना है उसको हटा दिया गया। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने का कार्य गतिमान है। संरचनाओं को हटाने से पूर्व नोटिसेस सर्व किए गए थे और धारणाधिकार प्राप्त न होने के पश्चात इन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। युद्ध स्तर पर की जा रही इस कार्रवाई को लेकर सरकार को पार्टी संगठन का भी सहयोग मिल रहा है। बीजेपी पार्टी अध्यक्ष महेश भट्ट का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को जो भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा, धर्म रक्षक धामी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी इसे एक अच्छी पहल बताया। सियासी चश्मा कोई होता नहीं है और मैं कहता हूँ कि उसको इस रूप में नहीं देखना। देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने का जो भी षड्यंत्र करेगा, धर्म रक्षक मोदी, धर्म रक्षक धामी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र ये कोई आड़े नहीं आ रहे हैं। कोई भी अगर सरकारी जमीन को घेरता है तो वो अच्छी बात नहीं है। सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। प्रदेश में अभी भी 600 के आसपास अवैध मज़ारें हैं जो सरकारी लैंड पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। इस बीच धर्म नगरी हरिद्वार में भी 40 और नई मज़ारों की पहचान की गई है। अगले कुछ दिनों में इन पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जैसे जैसे अवैध मज़ारों पर एक्शन आगे बढ़ रहा है, राजनीति भी तेज होती जा रही। कॉर्बेट नेशनल पार्क को कार्रवाई करके अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया और रामनगर से कांग्रेस नेता
रणजीत रावत का कहना है कि थपली बाबा की मजार करीब 140 साल पुरानी थी और जब कॉर्बेट नेशनल पार्क था ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास में बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मजारें तोड़ी जा रही हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से डबल जवाब भी आया। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने कहा कि उनका क्षेत्र भी कॉर्बेट पार्क से लगता है और कोई मजार ऐसी नहीं थी तो 1936 में यहां पर बनी हो। तो ऐसे में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अपना अलग तर्क दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इसको लेकर बयान सामने आया। कॉर्बेट में जो अभी एक मजार तोड़ी गई है थपली बाबा की, वो तो जब बनी मजार तब से है जब कॉर्बेट ही नहीं था। या ये सत्ता के मद में ज्यादा चूर हो गए हैं, या ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, जो आर्थिकी के मामले में, विकास के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में इनकी असफलता है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ मेरा पूरा विधानसभा है, कोई भी मजार ऐसी नहीं थी कि जो पूर्ववती रहोगी और कॉर्बेट नेशनल पार्क बनने से पहले रहा। क्या कि 1980 से पहले के मामलों में हम निर्णय अलग से दे रहे हैं। 1980 के बाद जो भी कब्जे में उनको हटाया जा रहा है, तो लिहाजा इसका तो प्रश्न नहीं होता। और देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर एक रोडवेज बस की टक्कर से युवती की मौत हो गई है। रोडवेज बस ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी और उसके बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि युवती प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचर थी और साथ ही नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घटना स्थल की और वहीं दूसरी तरफ आपको वो स्कूटी भी दिखा रहे हैं जिस पर महिला जा रही थी और इसी दौरान टक्कर हो जाती है, सड़क हादसा होता है जिसमें महिला की मौत हो जाती है। हालांकि ड्राइवर की तलाश पुलिस कर रही है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। नेहरू कॉलोनी इलाके का ये पूरा मामला है। और बात करेंगे उत्तरकाशी की। यहां पर पुरोला बाजार में एक मामला सामने आया जहां पर एक बुलेरो गाड़ी ने लड़की को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बुलेरो का ड्राइवर नशे की हालत में था और सड़क किनारे जा रही लड़की को पीछे से टक्कर मारी। अब ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पीछे से लड़की को टक्कर मारी गई और इस दौरान लड़की दुकानों पर जाकर गिरी है और बुलेरो गाड़ी ने उसे कुचल दिया। बेहद दर्दनाक यह हादसा जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब आप ये वीडियो देखिए। ये लड़की वहां से गुजर रही थी और पीछे से बुलेरो गाड़ी आती है जो कि टक्कर मारती है और लड़की वहां दुकानों पर जाकर गिरती है। उसके बाद में बेकाबू बुलेरो लड़की को कुचल देती है। जून से शुरू होने वाले महासंपर्क अभियान से पहले बीजेपी ने पार्टी की 2 दिवसीय कार्य समिति की मीटिंग बुलाई है। आज पहले दिन पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग होगी तो वहीं शनिवार को कार्य समिति के सदस्यों की मीटिंग भी होगी जिसमें इनमें बार विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम जो नेतागण हैं वो शामिल होंगे। आज होने वाले प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और महासंपर्क अभियान के प्रमुख तरुण चुग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। पदाधिकारी मीटिंग में सांसद और राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। इस मीटिंग में भावी कार्यक्रमों के साथ ही महासंपर्क अभियान के इम्प्लीमेंट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हमारी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक सायंकाल 5 बजे प्रारंभ होगी। इस बैठक में जहां हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, हमने क्योंकि आगामी दिनों के अंदर जो महासंपर्क अभियान है लोकसभा केंद्रित है, तो हमने लोकसभा के अपने सांसदों को, राज्यसभा के भी तीनों सांसदों को इस बैठक में आमंत्रित किया है। इसके साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी जो इस अभियान के अखिल भारतीय संयुक्त प्रभारी हैं वो इस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी वो कार्यक्रम में रहने वाले हैं और रेखा वर्मा सह प्रभारी रेखा वर्मा जी तो कल पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य, क्या मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी?
देखिए, सामान्य तौर पर बीजेपी की हर 3 महीने में इस तरह की कार्य समितियां होती हैं, लेकिन इस बार की कार्य समिति कुछ अलग है। इसके पीछे कारण यह है कि 30 मई से बीजेपी महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इस 30 मई से और 30 जून तक बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, वहां पर जाकर कार्यक्रम देंगे। 1 महीने का एक बड़ा अभियान बीजेपी का है। उससे ठीक पहले ये प्रदेश कार्य समिति होने जा रही है और इस कार्य समिति में जो जानकारी हमको मिली है, मुख्य तौर पर फोकस यही महासंपर्क अभियान रहने वाला है। आज पहले दिन जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसको प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा लेने वाली हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम जो महामंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सांसद और राज्यसभा सांसदों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। सामान्य तौर पर जब बीजेपी की कार्य समिति होती है तो उसमें सांसद नहीं होते, राज्यसभा के जो सांसद है वो भी नहीं होते, लेकिन इस बार उनको शामिल किया गया है ताकि जो महासंपर्क अभियान है और खासकर जो लोकसभा चुनाव की जो आगे की रणनीति है कि बीजेपी अगले 2 से 3 महीनों में क्या कुछ काम करेगी प्रदेश में जनता के बीच, उसकी रणनीति आज बनाई जाएगी। और कल जो प्रदेश कार्य समिति है वो अपने फुल फ्रेम में होगी। उसमें तमाम कार्य समिति के जो सदस्य हैं, सभी विधायकों को भी इसमें बुलाया गया है। जिला पंचायत, नगर निकायों और नगर निगमों के जो मेयर हैं उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है। यानी कि पूरी रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ अगले 3 महीनों में बीजेपी का कार्यक्रम रहेंगे, उसका पूरा एक मोटा खाका इस प्रदेश कार्य समिति में खींचा जाएगा। जी तो सुनील, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, पहला दिन आज, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक कल हुई थी जिसमें कई फैसले लिए गए। राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग में अब बीआरसी और साथ ही सीआरसी के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को वापस अपने मूल स्कूलों में जाना होगा। कैबिनेट मीटिंग में बीआरसी, सीआरसी के पदों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरने को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। बीआरसी के 285 और सीआरसी के 670 पदों पर ये नियुक्तियां होंगी, जिनको हर महीने 40,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। तो वहीं 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को अब कंपार्टमेंट एग्जाम की सुविधा भी मिलेगी। 2 सब्जेक्ट में ये मौका मिलेगा। इसके अलावा अशासकीय स्कूलों में प्रबंध समिति के चुनाव पहले की तरह 3 साल बाद कराने को लेकर भी हरी झंडी दिखा दी गई। मेधावी छात्रों के प्रोत्साहन के लिए स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें ब्लॉक लेवल पर 70% नंबर लाने वाले 6ठी से 10वीं तक के छात्रों को 600 से 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे कई बड़े फैसले कल कैबिनेट बैठक में लिए गए। ये कुल 285 बीआरसी और 670 सीआरसी रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से इनको रखा जाएगा। मौसम में सुधार और स्कूलों की छुट्टियां पड़ते ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बने केदारनाथ धाम के लिए आज पूरे महीने में अब तक जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो 30,000 से अधिक हो गई है। चारों धामों में अभी तक 10,58,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ में अभी तक 3.5 लाख श्रद्धालु से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में 2,74,000, गंगोत्री में 2,18,000 और यमुनोत्री में 1,96,000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। और पिछले साल मई महीने में 13,51,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए थे। और कल से हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इससे पहले गोविंद घाट से सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया। पहला जत्था आज घांगरिया में विश्राम करेगा और कल सुबह हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। गोविंद घाट पहुंचे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हर कोई कपाट खुलने के दौरान हेमकुंड साहिब के दर्शन करना चाहता है और यात्रा के पहले दिन लगभग 2,000 श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब पहुंचने की उम्मीद है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है और 6 से 7 फीट बर्फ से पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी ढका हुआ है। पैदल रास्तों पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्साह इस बार
सर बहुत उत्साह है संगत के अंदर, इतना उत्साह है बता नहीं सकते आपको, क्या ही कर सकते हैं। आप पहली बार आएंगे, इससे पहले भी आए, मैं पहले 6 बजे आ चुका सर, ये 3 बार है मेरी। कितना जोश, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, सारे लोग मौका मिले ओपनिंग अटेंड करने का। ये मेरी दूसरी बार यात्रा है, पापा जी सारू मेहर करें, 6 यात्रा कंप्लीट करी। इस बार बर्फ भी देखने को मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे फर्स्ट टाइम ओपनिंग पे आना है यहाँ पे, तो ऐसी बहुत साइड है कि जितनी भी बर्फ मिलेगी देखें हम लोग। बाकी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपने देखा किस तरीके से लोग हैं, उत्साह है, और आप हर किसी को इंतजार है कपाट खुलने का। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, गोविंद घाट। हेमकुंड साहिब के पहले पड़ाव गोविंद घाट से सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के दूसरे मुख्य पड़ाव घांघरिया के लिए रवाना हो गया है। इसके बाद में कल सुबह जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा और इसके बाद में हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा के पहले दिन लगभग 2000 श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब पहुंचने की उम्मीद है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है और 6 से 7 फीट बर्फ से पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ढका हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले में केवल बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब ही आज तक विश्व के मानचित्र पर धार्मिक स्थलों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जबकि चमोली में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जो कि अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन तीर्थ यात्री वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमोली में कई तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां तक यात्री नहीं पहुंच पाते। जिले में पंच केदारों में कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, ज्योतिर्मठ है। वहीं इसके साथ ही पंच बद्री में भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री आदि धार्मिक स्थल है। लेकिन प्रचार प्रसार न होने की वजह से यहां तक 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें जो है कई जगह तो सड़क मार्ग नहीं है और यात्रियों के लिए जो है अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। यात्री जो है रात को रुक सके और यात्री की गाड़ी की जो है पार्किंग होना बहुत आवश्यक है। जब यात्री जो है रुकेगा तभी भगवान के दर्शन कर पाएगा। और हमारे जो उत्तराखंड है ये तो शक्तिपीठ है। हैदराबाद से आए हैं हम, तो केदारनाथ जा रहे हैं। अभी उत्तराखंड पूरा देखने का हमारा इच्छा है, तो इसीलिए हम जरूर ये पूरा देखने का इच्छा है, हम जरूर। हालांकि अब पर्यटन विभाग इन धार्मिक स्थानों को जोड़ने का प्लान तैयार कर रहा है। चारों धाम की यात्रा के साथ साथ जिले के दूसरे स्थानों पर स्थित मंदिरों को भी और तीर्थाटन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनपद की तरफ से हमारा एक प्रयास ये भी हो रहा है कि हम एक अलग सी जो एक वेबसाइट लॉन्च करें और उस वेबसाइट के माध्यम से कब हमारे यहाँ कौन सा फेस्टिवल होगा, कब हमारे यहाँ क्या चल रहा है और कहाँ पे रोड बंद है या कहाँ पे किस तरह की स्थितियां हैं, तो ये सारा हम अपडेट उसमें करवा रहे हैं। तो एक चमोली 4 धाम यात्रा का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ 12 साल में नंदा राजजात जैसे भव्य यात्रा का आयोजन भी होता है। ऐसे में इन धार्मिक स्थलों को विश्व के मानचित्र पर लाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यात्रा सीजन में गंगोत्री धाम के यात्रा पर आस्था के कई रंग देखने को मिलते हैं। राजस्थान का एक बाबा विषम परिस्थितियों में देश की शांति और खुशहाली के लिए कठिन यात्रा पर निकला है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। कहते हैं आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसी ही आस्था को लेकर राजस्थान करौली से एक 34 वर्षीय नवलगिरी गुरु महाराज 3600 किलोमीटर की कठिन कनक दंडवत यात्रा पर निकले हैं। ये बाबा देश में खुशहाली, शांति और गंगा को स्वच्छ रखने के संदेश के साथ ये कठिन यात्रा कर रहे हैं, जो गंगोत्री धाम से 14 अप्रैल से शुरू हुई है, जो 1 साल बाद रामेश्वरम में खत्म होगी। इसको बोलते कनक दंडवत। हाँ, ये एक विशेषता तपस्या समझ लो या कुछ भी। हठ योग। हाँ, हठ योग। मनसा क्या है सर इसकी? मनसा इसकी यही है, देश में शांति खुशहाली रहे। ये महामारी वगैरह चली, ये इससे कितना क्षति हुई देश को। नवलगिरी महाराज की इस यात्रा में उनका साथ एक बुजुर्ग शिष्या दे रहा है। पिछले 28 दिन में ये यात्रा 130 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इस बीच बाबा के शरीर पर घाव भी देखने को मिल रहे हैं।
ये यात्रा जिन जिन पड़ावों से होकर निकल रही है, वहाँ मौजूद श्रद्धालु नवलगिरी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ऐसे यात्रा आकर सभी बाबा ये सेवक हैं, सेवक बाबा। स्वामी जी हैं जो कनक दंड आश्रम करके गंगोत्री से श्वेतबंध रामेश्वरम तक जाएंगे और इसमें करीबन इनको 1 साल लगेंगे। लेट के जा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये बहुत अद्भुत है, हठयोग बोलेंगे इसे, या कनक दंड आश्रम है। कहते हैं यदि मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास हो तो डगर आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ करने के लिए राजस्थान के बाबा दंडवत यात्रा पर निकले हैं, जो मां गंगा में भक्तों की आस्था को दिखा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।